नमस्कार। मैं डॉक्टर रविश कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई। हम नए व्यवसाय के संबंध में कर नियोजन के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस से संबंधित हमने बात की थी। इसके अंतर्गत दो टॉपिक हमने लिया था। दूसरा, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संगठन से संबंधित, संगठन का जैसे कि एक साहसी व्यापारिक जो होता है प्रारंभ करने से पूर्व उसके जो संगठन के प्रारूप हैं उसका निर्माण कर लेता है। तो व्यापार के संगठन का प्रारूप, इसको मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप: एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म और कंपनी। तो आय के दृष्टिकोण से व्यवसाय के संगठन का वह प्रारूप सर्वोत्तम माना जाता है जिसके अंतर्गत कर दायित्व न्यूनतम हो। यहां पर हम एक एक एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म और कंपनी, हम इसके बारे में शॉर्ट में यहां पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, तो इसमें हम एकल स्वामित्व के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCE, 80D, 80 DD, 80 DDB, 80E, 80 EE, 80 GG, 80 U, 80 TTA, 80 TTB, ये धाराएं दी गई हैं जिसमें विभिन्न प्रावधान को परिभाषित किया गया है। तो एकल स्वामित्व को अपने व्यवसाय से आय की गणना करते समय स्वयं की पूंजी पर ब्याज एवं स्वयं कार्य करने पर पारिश्रमिक की कटौती नहीं मिलती। उसे अपनी कुल आय का निर्धारित दरों से आयकर देना पड़ता है, परंतु उसकी कुल आय की गणना करते समय सकल कुल आय में से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निम्न विशेष कटौतियां मिलती हैं, जो कि मैंने आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो विभिन्न धाराएं हैं वह आपके सामने मैंने रखा है। अब इसमें धारा 80C, तो 80C हम देखते हैं जीवन बीमा प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र, मकान के लिए गए ऋण का भुगतान आदि के संबंध में अधिकतम कटौती 1,50,000 रुपए तक 80C के अंतर्गत इसमें करदाता एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए लागू होता है। जीवन बीमा प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड में अंशदान आदि, इन सभी के लिए कटौती इसमें कुल मिलाकर उसको मिलेगी 1,50,000 रुपए तक के। दूसरी बात करते हैं आयकर अधिनियम की धारा 80CC, इसमें भी अधिकतम कटौती उसको 1,50,000 रुपए तक के मिलेगी। इसमें कर्मचारी का अंशदान या वेतन का 10% जो दोनों में कम हो, नियोक्ता का अंशदान या वेतन का 10% जो दोनों में कम हो, अन्य व्यक्ति सकल कुल आय का 20% तक इसमें से उसको कटौती मिल सकती है। तीसरा हम आते हैं, नेक्स्ट जब हम आते हैं 80 CCE, 80 CCE जो है ये एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। इसमें धाराएं जो हैं जहां पर हम विवरण इसका देख सकते हैं, 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD में जो कटौतियों का योग है वह इसको यहाँ पर लिया जा सकता है, और इन सब में इसकी कटौती जो मिलेगी वो अधिकतम 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। 80D यह भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। तो स्वास्थ्य के संबंध में प्रीमियम का रोकड़ छोड़कर किसी अन्य प्रकार भुगतान, जैसे कि स्वयं, जीवन साथी के लिए, आश्रित बच्चे के लिए, माता पिता के लिए या परिवार के लिए, या वरिष्ठ नागरिक के लिए, यानी हिंदू अविभाजित परिवार यदि है तो यहां पर हम ये देखते हैं इसकी जो राशि है इसमें उसको 25,000 रुपए तक, यानी कि स्वयं, जीवन साथी तथा आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य के बीमे के प्रीमियम या केंद्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम में अंशदान के संबंध में अधिकतम उसको कटौती की सीमा जो है 25,000 रुपए तक, 25,000 रुपीज तक के मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि उसके माता पिता या दोनों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से संबंधित यदि कोई कटौती है तो भी वह 25,000 रुपए तक। यदि बीमा प्रीमियम वरिष्ठ नागरिक के संबंध में दिया जाता है तो 50,000 रुपए तक के कटौती मिल सकती है धारा 80D के अंतर्गत। 80 DD निःशक्त जो आश्रित है
उनके चिकित्सा के संबंध में, तो वे इसके भरण पोषण के लिए जमा कराई गई राशि के संबंध में जो कटौती है ये 75,000 रुपए तक, 75,000 रुपए, एवं गंभीर निःशक्त की दशा में इसकी कटौती बढ़कर 1,25,000 रुपए तक होगी। 80 DDB, 80 DDB में हम देखते हैं कि निर्धारित यहां पर भारत के निवासी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए लागू होता है। स्वास्थ्य चिकित्सा 40,000 रुपए तक का है, वरिष्ठ नागरिक के लिए 1,00,000 रुपए तक, और अति वरिष्ठ नागरिक है उसके लिए भी 1,00,000 रुपए तक मिलेगा। तो यहां पर यह देखना है कि यदि चिकित्सा पर व्यय के संबंध में कुछ राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होती है या नियोक्ता से प्रतिपूर्ति की है तो इस राशि को उपयुक्त राशि में से घटा दिया जाएगा और शेष राशि पर उसको कटौती मिलेगी। नेक्स्ट हम जाते हैं धारा 80E। धारा 80E उच्च शिक्षा के संबंध में है। तो एक व्यक्ति के लिए तो इसमें यह देखते हैं कि स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान यह पूर्णतः कर मुक्त होता है, संपूर्ण राशि इस पर कर मुक्त होगा। 80EE, 80EE ये हम ये देखते हैं कि इसमें मकान खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज इससे संबंधित है और ये 50,000 रुपए तक के कर मुक्त होगा, इसमें कटौती मिलेगी। तो यानी कि हम ये देखते हैं 80EE में वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय संस्थाओं में आवासीय मकान के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती, इस संबंध में कटौती 50,000 रुपए तक के कटौती मिलेंगी। नेक्स्ट हम आते हैं 80GG। 80GG मकान के किराए के संबंध में कटौती से है। तो मकान के संबंध में हम ये देखते हैं कि गैर वेतन भोगी व्यक्तियों तथा मकान भत्ता ना पाने वाले वेतन भोगी व्यक्तियों की दशा में मकान किराए पर किए गए व्यय जो कुल आय के 10% से अधिक हो। यहां पर अधिकतम कटौती दे किराए का कुल आय के 10% पर अधिक अथवा कुल आय का 25% या 5,000 प्रति माह की दर से जो सबसे कम हो। इन तीनों में से देखेंगे कि जो सबसे कम होगा उसको लिया जाएगा। तो यहां कुल आय से आशय सकल कुल आय में से धारा 80C, 80U, 80C से 80U तक की जो कटौतियां हैं उसको घटाने के बाद बची हुई शेष आय, परंतु धारा 80GG की कटौती उसमें नहीं घटाई गई हो, ठीक है, तो इसमें आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 80U। 80U अभी मैंने जैसे बताया कि निःशक्त व्यक्ति की आय में से कटौती जो है, तो निःशक्त जो व्यक्ति हैं उसमें हम ये देखते हैं कि भाई उसकी कटौती कितनी घटाई गई है, क्या है। तो 80U जो है ये निवास व्यक्तियों के लिए होता है, निःशक्त व्यक्तियों के आय में से है ये 50,000 रुपए तक के, और निःशक्त यदि हैं तो 75,000 रुपए तक, और गंभीर स्थिति में है तो 1,25,000 रुपए तक के उसको कटौती मिलेगी इस धारा के अंतर्गत। धारा 80TTA के अंतर्गत बैंक बचत खाते में ब्याज के संबंध में है, इसमें अधिकतम कटौती की सीमा 10,000 रुपए है। नेक्स्ट 80TTB के अंतर्गत यहां पर वरिष्ठ नागरिक को ब्याज की जो आय है, ब्याज से जो होने वाली आय है उसमें 50,000 रुपए तक के कटौती मिलती है। तो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार पर होने वाले इसमें कर की दरों को शामिल की गई हैं 80TTB के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हुआ एकल स्वामित्व के अंतर्गत। आगे हम बढ़ते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार में हम ये देखते हैं इसी में हम देखें कि कर निर्धारण वर्ष जो एकल स्वामित्व के लिए हम बात कर रहे थे और हिंदू अविभाजित परिवार, ये दोनों में ही शामिल हो जाते हैं। जैसे कि आपको वर्तमान स्लेब का आपको मालूम है, कर निर्धारण वर्ष 2021 में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रथम 3 लाख रुपए तक के कोई कर नहीं लगता है, 0% है। अगले 2 लाख रुपए तक के उसका 5%, अगले 5 लाख रुपए पर उसको 20%, 3 लाख रुपए पर 0, 2 लाख रुपए पर 5%, अगले 5 पर 20% और
अगले उससे अधिक होने पर 30%। ऐसे ही अति वरिष्ठ नागरिक के लिए है, प्रथम 5 लाख रुपए की आय तक के लिए जिनकी आयु 80 वर्ष है या 80 वर्ष से अधिक है, तो इनको हम अति वरिष्ठ नागरिक मानते हैं और इसके लिए प्रथम 5 लाख रुपए पर कर मुक्त है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। अगले 5 लाख रुपए यानी 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम, इस पर 20%, और 10 लाख से ऊपर जो भी होगा उस पर 30%। तो इस तरीके से ये आपका दिया है। सामान्य व्यक्ति जो है, जो इंडिविजुअल है, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए सामान्य जो है उनके लिए प्रथम 2.5 लाख रुपए पर 0% है। नेक्स्ट अगले 2.5 लाख रुपए 5%, और अगले 5 लाख पर 20%, और उससे अधिक है तो 30%। इसमें अधिभार जो है, यदि कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है परंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो 10%, और यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो 15% तक। इसमें सीमांत राहतें भी हैं जो शामिल की गई हैं, वह आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दूसरा, हम इसी में आगे बढ़ते हैं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए। तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80TTA के अंतर्गत इसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोजन दिए गए हैं, जो कि अभी मैंने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया है, जो कि यहां पर वही होंगी। यानी एक हिंदू अविभाजित परिवार अपने व्यवसाय से आय की गणना करते समय परिवार के उन सदस्यों को दिए गए उचित पारिश्रमिक घटा सकता है जो व्यवसाय में सक्रिय रूप से कार्यरत है, परंतु सहभागीदारों की पूंजी पर दिया गया ब्याज कटौती योग्य नहीं है। परिवार के सदस्यों को प्राप्त पारिश्रमिक उनके हाथों में वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य होंगी। परिवार को अपनी कुल आय पर निर्धारित दरों से आयकर देना पड़ता है। उसकी कुल आय की गणना करते समय सकल कुल आय में से ये विभिन्न कटौतियों को घटा देनी चाहिए, या इस पर उनको कटौतियां मिलेंगी, जैसे कि धारा 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80TTA के अंतर्गत। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक संगठन प्रारूप के अंतर्गत। साझेदारी फर्म में हम देखते हैं कि एक साझेदारी फर्म सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म की व्यवसाय से आय की गणना करते समय साझेदारों के संबंध में जो कटौतियां मिलती हैं उसको स्पष्ट की जाती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूंजी एवं ऋण पर ब्याज, कर दायित्व, समायोजित कुल आय की गणना धारा 115 JC 2 के अंतर्गत, अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए क्रेडिट धारा 115 JD के अंतर्गत, और अंकेक्षण रिपोर्ट। तो साझेदारी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो थर्ड पॉइंट साझेदारी फर्म में, तो इसमें पूंजी एवं ऋण पर ब्याज, यहां पर हम ये देखते हैं कि इसकी कटौती जो है उस दर से मिलती है जो साझेदारी प्रलेख में उल्लेखित किया गया है, परंतु यह 12% साधारण ब्याज से अधिक नहीं हो सकता है। कार्यशील साझेदारों में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत हैसियत में जो साझेदार हों या प्रतिनिधि के रूप में जो साझेदार हों, उसके संबंध में साझेदारी प्रलेख में उल्लेखित पारिश्रमिक, लेकिन कटौती जो है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि पुस्त लाभ के प्रथम 3 लाख रुपए पर या हानि की दशा में 1,50,000 रुपए, या पुस्त लाभ का 90% जो दोनों अधिक हो। दूसरा हम देखते हैं पुस्त लाभ के शेष पर 60% का, तो साझेदारी फर्म को अपनी कुल आय का 30% कर निर्धारण वर्ष 2021 की दर से आयकर देना होता है। इसमें अधिभार 12% तक के हो सकता है, कब 1 करोड़ रुपए से यदि अधिक होता है तो 12% उसको अधिभार देना होगा। इसकी सीमांत राहतें जो हैं, तो इसमें एक फर्म को आयकर और अधिभार की राशि पर कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर देना होगा। फर्म से साझेदार को प्राप्त वेतन या ब्याज व्यवसाय पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है, परंतु फर्म के लाभ का उसका हिस्सा भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(2)(a) के अंतर्गत कर मुक्त है। 10(2)(a) के अंतर्गत कर मुक्त है। साझेदार यदि एक व्यक्ति है तो उसे अपनी कुल आय की गणना करते समय दे या वे सभी कटौतियां मिल सकती हैं जो एकल स्वामित्व शीर्षक के अंतर्गत मिलती हैं। तो ये
आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसको समझना होगा कि वो उसके अंतर्गत मिल सकती हैं। कार्बन क्रेडिट के अंतरण से आय पर कर, जो कि आपका 115 बीबी जी के अंतर्गत है। समायोजित कुल आय की गणना धारा 115 जेसी 2, ये इसके अंतर्गत है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट के अंतरण से आय और कंपनी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों पर अनुकल्पी न्यूनतम कर जो है, यह कर निर्धारण 2021 के लिए यह भी महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है। तो किसे अनुकल्पी न्यूनतम कर देना होगा? यह भारतीय आयकर अधिनियम की धारा जो विभिन्न आपको दिए गए हैं, जैसे कंपनी को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर्सन को अनुकल्पी न्यूनतम कर देना होता है, उनमें निम्न धाराओं को कटौतियां दी गई हैं, जैसे 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IE, 80JAA, 80LA, 80QQB, 80RRB या 10AA इसके अंतर्गत किसी गत वर्ष की नियमित आय पर देकर अनुकल्पी न्यूनतम कर एडीएम से कम होता है, एटीएम से कम होता है, एनुअल अमाउंट से। तो यहां पर इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना होगा। इसमें अंकेक्षण रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी, कर दायित्व की गणना भी करनी होगी। समायोजित कुल आय की जब आप गणना करते हैं तो उस समय व्यक्ति की कुल आय और उसमें जोड़े गए जो आय हैं, जैसे सकल कुल आय में से आयों के संबंध में धारा 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80LA, 80QQB, 80RRB में कटौती की राशि। दूसरी धारा 10AA के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नई इकाई के लाभ के संबंध में जो कटौती लाभ प्राप्त होती है उसे भी जोड़ना है। धारा 35AD के अंतर्गत कटौती, परंतु इसमें से धारा 32 के अंतर्गत देय अवक्षण को घटाकर लेनी है। तो ये आपके समायोजित कुल आय आएगी। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण होता है जिसको कि आपको समझनी होगी। यहां अंकेक्षण रिपोर्ट की हम बात करते हैं, तो अंकेक्षण रिपोर्ट धारा 139A में वर्णित रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक आयकर विभाग में इलेक्ट्रॉनिकली रूप से दाखिल करने की होती है। तो यहां प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने अनुकल्पी न्यूनतम कर दिया है, सीए से निर्धारित प्रारूप में जो चार्टर्ड अकाउंट है उनके अनुसार से उसका जो निर्धारित प्रारूप दी गई है उसके अंतर्गत उसको लेना है, और उसके अंतर्गत वो प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा कि उससे समायोजित कुल आय की राशि की गणना और इस पर देय अनुकल्पी कर की राशि की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई हो। तो यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी का हम देखते हैं कर निर्धारण वर्ष 2020-21। तो कंपनी की व्यावसायिक आय की गणना करते समय ऋण की राशि पर ब्याज एवं मैनेजिंग डायरेक्टर एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन कटौती योग्य है, परंतु अंशधारियों को दिया गया लाभांश कटौती योग्य नहीं होता। तो यहां हम ये देखते हैं कि कंपनी की व्यावसायिक आय की गणना करते समय इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि एक घरेलू कंपनी को अपनी कुल आय पर निम्न दर से आयकर देना होता है। यदि कुल आवर्ती या सकुल प्राप्तियां गत वर्ष 17-18 में 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो 25% और अन्य दशा में 30%। इसमें अधिभार जो लगता है वह 1 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम होने पर 7% और 10 करोड़ रुपए से अधिक होने पर 12% का अधिभार लगाया जाता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, यहां पर एक कंपनी को आयकर या अधिभार की राशि पर 4% की दर से देना होता है। यदि कंपनी के अंशधारी ने कंपनी को ऋण दिया है और वह कंपनी में कर्मचारी भी है तो वेतन शीर्षक में एवं ब्याज अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य होंगी। यदि अंशधारी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है
तो इसे वे विशेष सभी कटौतियां मिल सकती हैं जो एकल स्वामित्व शीर्षक के अंतर्गत बताई गई हैं। कुछ घरेलू कंपनी की आय पर कर हैं, ये धारा 115 BA के अंतर्गत इसको स्पष्ट की गई हैं, जिसको कि आपका अवलोकन करने की आवश्यकता है। यानी एक घरेलू कंपनी स्वेच्छा से अपनी आय पर 25% अर्थात प्लस अधिभार यदि दे है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर दे सकती है। तो साझेदारी फर्म के अंतर्गत ये कर नियोजन आपका है। तो इसमें व्यवसायिक संगठन के अंतर्गत ये प्रारूप आपको कंप्लीट होता है चारों। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इसमें किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि या कोई चीजें छूट गई हैं या कोई गलत जानकारी आ गई हो तो उसे कृपया मुझे अवगत कराएं। नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप अपना कमेंट लिखकर मुझे पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको आगे किसी भी टॉपिक पर यदि जानना हो और मैं आपको बता सकता हूं तो उस टॉपिक का भी उल्लेख करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको करेक्शन करते हुए सही तरीके से आपके सामने, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं। धन्यवाद। आपका स्नेह और प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे तो मैं और आगे इसको आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।